डियर स्कॉलर, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है। आज मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आपको इन डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन। व्हाट डेफिनेशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? तो आप देखें, such a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and is directed toward the mean position is called the simple harmonic motion। तो जनाब, इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास आ रही है वो है सच ए मोशन, ये कुछ इस तरह की मोशंस हैं इन विच एक्सेलरेशन जो है, in which acceleration is directly proportional to the displacement and is directly proportional, ये वर्ड बहुत अहम, directly proportional to the displacement। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट, एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और ये किस तरफ है? मीन पोजीशन पे। इस कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 पोजीशन है। पहली पोजीशन है ए, यहाँ पे ए पोजीशन है, और ए पोजीशन पे यहाँ पे ये बॉडी जो है वो पॉइंट ओ पे मौजूद है, और ये हमारे पास पॉइंट ओ है। इसके बाद जब इसको हम पुल करेंगे तो ये बी पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले इस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं था, अब क्या है? अब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, और एक फोर्स, इनकी जो फोर्स है ये अमल कर रही है इसके इनसाइड पे इफेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ जब हम इसकी, और यहाँ पे आप देखें कि x है, a है और फोर्स है, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें बताया गया कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट को, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, और हमेशा ये डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन है। और यहाँ पे भी आप देखें कि अगर ये इसकी डायरेक्शन भी यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, और अगर बॉडी सी पोजीशन पे आप देखें, सी पोजीशन में, तो यहाँ पे भी ये बॉडी जो है वो क्या हो रही है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही है। तो आपने देखा कि ये मीन पोजीशन। आइए हम इस चीज को सिमुलेशन की मदद से देखते हैं कि वहां पे क्या सूरत हाल है। तो हमारे पास जो सिमुलेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है हमें जो दिया गया, उसके साथ ये हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्प्रिंग हमें दे दिया गया है। ये हमारे पास स्प्रिंग है यहाँ पे, और उसके साथ हमें मुख्तलिफ किस्म के ये जो 50 ग्राम का वेट, फिर मुख्तलिफ किस्म ग्राम के वेट जो है वो हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब हमने देख रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ओके करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और नेचुरल है, उसके बाद मास इक्विलिब्रियम इसको हम करते हैं, और फिर हम देखते हैं उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे एनर्जी भी हमें शो की गई है। तो हम जनाब ये करते हैं कि ये जो वेट है इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसको अभी ये स्ट्रेट फॉर्म में। अब आप देखिए, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मूवेबल लाइन भी हम देख लेते हैं, ट्रैक भी हम इसका देख लेते हैं, और उसके बाद हम ग्रेविटी जो है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन चीज़ों को भी हमने कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है। तो हम यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि 50 ग्राम का वेट है,
तो हम इसकी मूवमेंट देखते हैं। तो जनाब देखिए कि अब इसकी मूवमेंट हो रही है, इस मीन पोजीशन जो है, इसकी मीन पोजीशन के गिर्द मूवमेंट हो रही है। अब मैं क्या करता हूं कि इसका वेट जो है वो बढ़ा देता हूं। वेट मैंने बढ़ा दिया और अब ये हम पे देखें कि इसकी जो मीन पोजीशन है, इसके गिर्द ये हमारे पास जो है वो हमारे पास ये जो ग्रीन कलर है, ये हमें वेलोसिटी शो कर रही है, और उसके साथ जो है हमारे पास ये जो आपके पास येलो कलर है, ये एक्सेलरेशन जो है वो शो कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि वेट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस वेट को लेते हैं, हम ये वेट लगा देते हैं। अब ये वेट लगा दिया, जब ये वेट अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद हमने डायरेक्शन भी इसको की, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको खींच के थोड़ा सा, सॉरी, इसको हम, अब देखिए इसकी मोमेंट, अब आपने ये देखा कि इसका एक्सेलरेशन जो है, आप गौर कर रहे होंगे, जो इसकी येलो लाइन है वो हमेशा सेंटर की तरफ है। किस तरफ है? सेंटर की तरफ। तो हमने कहा एक तो ये जो ये इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, और दूसरी बात ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर है। अब देखिए जब डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जब ये सिमुलेशन अपवर्ड जा रही है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो यहां से आपने देखा कि हमने जो स्प्रिंग देखा कि ये एक्चुअली इसके अंदर जो मोशन प्रोड्यूस हो रही है, आप देखिए ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्प्रिंग की मदद से हमने ये अंदाजा लगाया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे हमने इसकी ग्रेविटी जो है जमीन पे रखी है। अगर अब हम देखते हैं कि इसको स्लो मोशन में हम देखते हैं तो वो क्या होगा। आप इसको स्लो मोशन में देखिए, आपका जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये इस वक्त जो है वो अप आता है, फिर लेकिन ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कवर कर रहा है ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपने देखे कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है इस सेंटर के, तो ये बॉडी उसके गिर्द जो है वो मूव करती हुई आपको नजर आएगी। तो आपने यहाँ देखा कि आया के दो बातें हमने की, एक तो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर है। तो ये किस तरफ है? सेंटर है। उम्मीद है कि आपको इस सिमुलेशन से इसका कंसेप्ट जो है वो किसी हद तक समझ आ चुका होगा। अब हम जाते हैं दोबारा अपने, अब हमने देखा कि इस सिलेंडर, अब हम जाते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक पे। तो आप जनाब यहाँ पे देखें कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक के लिए कंडीशंस क्या है? द सिस्टम शुड हैव ए रिस्टोरिंग फोर्स। पहली बात क्या होनी चाहिए? इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मौजूद हो। कौन सी फोर्स? द सिस्टम शुड हैव ए रिस्टोरिंग फोर्स, जो फोर्स स्टोर हो जाती है। द सिस्टम शुड हैव ए इनर्शिया, और दूसरा कौन सा है? इसके अंदर इनर्शिया होना चाहिए। इनर्शिया क्या है? आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जब कोई जिस्म जो है वो हालत सुकून में है तो वो सुकून में रहता है, और जब कोई जिस्म हरकत करता है तो वो हरकत करता रहता है। यानी जिस्म अपनी शक्ल हालत सुकून से या हालत हरकत से नहीं बदलता। इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इस सिस्टम के अंदर भी दिस शुड हैव इनर्शिया, इसके अंदर इनर्शिया मौजूद होना चाहिए। अगर इनर्शिया मौजूद, और तीसरे सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, और तीसरी बात जो है यहाँ पे सिस्टम की, वो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस होना चाहिए इस सिस्टम को। अगर ये फ्रिक्शन, तो इनकी तीन कंडीशंस आपने देखी कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स,
इनर्शिया एंड फ्रिक्शनलेस। ज़रा हम देखते हैं कि फ्रिक्शनलेस जो है वो क्या चीज़ है। फ्रिक्शनलेस को हम देखते हैं तो जनाब अब हम इस सिमुलेशन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप इस पर गौर करते हैं तो यूं समझ लीजिए ये मास है, उसके बाद नेचुरल लेंथ है, पीरियड है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के बाद इसके बाद डैम्पिंग है कि इसकी डैम्पिंग कितनी जा रही है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे डैम्पिंग है, इसकी ग्रेविटी है, वेक्टर्स को हम देख रहे हैं, वेलोसिटी या फोर्स को, स्प्रिंग को हमने देखना है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि स्प्रिंग जो है वो लार्ज है, कांस्टेंट है, क्या पोजीशन है, इसको हमने देखना है। और इसके साथ साथ जो चीज़ पे नज़र आएगा वो हमने ये करना है कि ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस हो। अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो हमने एक ये आइडियल जो इसकी सूरत हाल है उसको अडॉप्ट करना है। अब आपने इन कंडीशन को देखा, कंडीशन के आगे हम चलते हैं। हुक्ला, हुक्ला क्या है? हुक्ला में आप देखें उसे हमने लॉ एक डेवलप कर लिया, फोर्स दैट इज अप्लाइड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो है ये जो फोर्स दैट इज अप्लाइड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है किसके, ये फोर्स हमें दी गई है, ये फोर्स है, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के। और डिस्प्लेसमेंट को हमने किस चीज़ से डिनोट किया है? डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रहे हैं, आप यहाँ पे एक्स ले लिए, और फोर्स को हमने एफ से डिनोट किया है। तो जनाब जब इस फोर्स में और देखेंगे तो ये क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप समझते हैं कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही होगी। इफ स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच, अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, there is no net force acting on the body or the system is in equilibrium। अगर हुक्ला ये बता रहा है कि अगर सिस्टम जो है, सिस्टम इफ द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच, अगर स्प्रिंग अनस्ट्रेच है, there is no net force on the mass or the system is in equilibrium, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। if the mass is displaced from equilibrium the spring will exert a restore force, तो स्प्रिंग क्या करेगा, उस पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है उस पे एक्सर्ट करेगा, विच इज ए फोर्स दैट टेंड टू रिस्टोर इन द इक्विलिब्रियम, जो कोशिश करेगी कि वो सिस्टम जो है वो रिस्टोर हो जाए कहाँ पे, इक्विलिब्रियम को। फिर यहाँ एफ जो है इलास्टिक फोर्स है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो जब अब हम जाते हैं ज़रा इसी चीज़ को देखते हैं, स्प्रिंग को। तो आपने देखा कि जब इसकी बात हम करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि अब नॉर्मल हालत में ये स्प्रिंग जो है वो नॉर्मल हालत में यहाँ पे मौजूद है, ये हरकत नहीं कर रहा। तो जनाब अब आपने देखा कि यहाँ पे ये सिस्टम जो है, यहाँ पे ये नॉर्मल हालत, इस वक्त इसके अंदर हम इसको स्ट्रेस नहीं कर रहे। जब इसको स्ट्रेस नहीं कर रहे तो आपने इस चीज़ में देखा था कि फोर्स इज अनस्ट्रेच, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द मास सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो आप देखें कि एक इक्विलिब्रियम की शक्ल में मौजूद है। लेकिन जब हम कहते हैं if the mass is displaced from the equilibrium, अगर मास को हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, the spring will exert a force। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हम ये मेरे पास मास है, मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, और अब इसको चलाता हूँ। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब इसके अंदर फोर्सेस है, और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एक्स के। ये फासला जो हमारे पास एक्स आ रहा है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो जो फोर्स अमल कर रही है यहाँ पे
वो F इज इक्वल टू F जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, X के। किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये X के। तो यहाँ पे F जो रिस्टोरिंग फोर्स है और X क्या है, ये हमारे पास जो जितना इसका मीन पोजीशन से डिस्टेंस है उसको हम X। तो जब ये आ गई, अब हम क्या करेंगे, F को इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के इज ए कांस्टेंट, ये हुक्ला का कांस्टेंट है और हम S को, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। क्या हो गया, एक इक्वेशन की शक्ल में ये तब्दील हो गया। तो यहां पे आपने देखा कि F इज इक्वल टू है माइनस के एक्स के, तो ये चीज आ गई। तो अब यही अगर आप इसको देखते हैं यहां पे, तो जनाब F इज इक्वल F के एक्स के बराबर है, F के एक्स के बराबर है, F इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास आ गया। यहां पे आपने देखा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और यही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास F जो है ना वो के एक्स का फार्मूला हमने यहाँ से ड्राइव कर लिया। और आप इस सिमुलेशन की मदद से आप इस कंसेप्ट को समझें, नो नीड टू मेमोराइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो दैट्स आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द कंसेप्ट। उसके बाद अब देखिए, अगर इस चीज को तो हम क्या करते हैं, दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं। तो आपने देखा कि हुक लॉ में फोर्स दैट इज अप्लाइड, अच्छा अब F इज इक्वल टू के एक्स के बराबर आ गया। एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अब यहां पे आप देखिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक, ये सिंपल हार मोशन पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब करें कंसीडर ए मास एम, आप कंसीडर ए मास एम अटैच टू वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग, हमने जैसे अब देखा विच कैन बी मूव फ्रीली ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये किस चीज पे हरकत कर रहा है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। व्हेन द मास इज रिलीज्ड इट बिगेन टू वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। बट ड्यू टू इलास्टिसिटी, अब एक बात, इलास्टिसिटी की वजह से स्प्रिंग अपोज द अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग जो है अपोज अप्लाइज फोर्स विच प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट, और वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये जो अपोजिंग फोर्स है, इस अपोजिंग फोर्स को हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है इसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। देखिए, कंसीडर ए मास m अटैच टू वन एंड ऑफ द इलास्टिक स्प्रिंग which can move freely on the frictionless horizontal surface. When the mass is released, it begins to vibrate about its mean position or equilibrium position. तो ये वाइब्रेट करना चाहिए, but due to elasticity, spring oppose the applied force which produce the displacement, जो displacement produce करेगा, this is called। तो आपने यहाँ पे देखें, जब हम इस चीज पे आए तो अब यहाँ पे देखिए, इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं सिमुलेशन की मदद से। तो यहाँ पे जनाब जी जो सिमुलेशन है, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक्चुअली ये जो एक हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग है, इस इलास्टिक स्प्रिंग के साथ हमने क्या कर दिया, इस मास को बांध दिया। अब मास को नॉर्मल, अब हम क्या करेंगे कि यहां पे इसको हम कर देते हैं, पुल कर देते हैं। जब इसको हमने पुल किया तो पुल करने के बाद इसमें स्ट्रेस आ गई। अब हम इसको क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये अब क्या किया, अब इसने हरकत करना शुरू कर दी। उसके बाद हम स्प्रिंग कांस्टेंट कितना लेंगे, वो हम यहाँ पे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा देते हैं। अगर हम बढ़ाते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा दिया, तो देखिए
अब स्प्रिंग की हालत किस शक्ल की, आप गौर कीजिए स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग की शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट, तो क्या हुआ, आप देखिए स्प्रिंग जो है वो बहुत क्लोज आ गया, और अगर हम स्प्रिंग कांस्टेंट को वो संभाल कर देते हैं, इसको हम कम कर देते हैं, अब इस हालत में क्या हुआ, और अब देखिए कि वेट जो है बहुत डाउनवर्ड फिगर शक्ल में भी चला गया और ज्यादा। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट जो है हुक के अंदर के को हमने कांस्टेंट ले लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। और अब इसका ये जो हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ रहा है, यहाँ से लेके ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, और जैसे जैसे ही हम स्प्रिंग को जो है वो चेंज करते जाते हैं, ऐसे ऐसे जो अब देखिए अब सूरत हाल जो है वो चेंज हो रही है। तो आपने देखा कि उसकी कंसीडर मास, तो हमने मास एट एंड ऑफ स्प्रिंग विच कैन बी मूव फ्रीली ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, और ये जो सरफेस है इसको हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस, हमने इसको वर्टिकल ले लिया, और वर्टिकल फिगर में हम जब लेंगे, तो लेने के बाद हमने देखा व्हेन मास इज रिलीज्ड इट बिगिन टू वाइब्रेट। अब स्प्रिंग ने क्या किया कि यहाँ पे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। जब वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, when is released it began to vibrate about mean position or equilibrium position, और कहाँ पे ये वाइब्रेट कर रहा है, इसकी मीन पोजीशन पे। किसके, तो जनाब ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब देख रहे हैं, अब बट ड्यू टू इलास्टिसिटी स्प्रिंग अपोज द अप्लाइड फोर्स विच प्रोड्यूस, इस तरह डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस द डिस्प्ले दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड दिस, और इसके ऊपर जो अपोजिंग फोर्स अमल कर रही है उस फोर्स को हम कहते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स है। अब देखिए एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंबल, तो हमने कहा द रिस्टोरिंग फोर्स, अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका सिंबल हमने उसको आर से डिनोट कर दिया। रिस्टोरिंग फोर्स आपको पता है कि एफ जो है पहले हमारे पास थी, एफ किसके बराबर था जी, पिछले में आपने देखा कि वो हमारे पास था के एक्स के बराबर, के एक्स के बराबर था, एफ इजिकल, और अब हमने इस फोर्स के साथ स्मॉल सा आर जब डाल दिया तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बन गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा इसके साथ हमने ये नेगेटिव का साइन भी अप्लाई किया हुआ है, ये नेगेटिव, if A is the acceleration produced by the force F in a mass spring at any instant, किसी भी जगह पे, then according to Newton law ऑफ मोशन, आपको पता है न्यूटन लॉ के मुताबिक जो है वो F इज इक्वल टू है, हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए के बराबर है। F किसके बराबर है, F इज इक्वल टू एम ए, ये कौन सा है, न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपने देखा होगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को, अब एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू है एम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन को आपको पता है कि अगर एक्सेलरेशन को, ये एक्स डबल डॉट को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है हमारे ए से डिफरेंशियल, तो यहाँ पे अब अगर हम इसकी एक ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वो आ जाएगी एक्स डबल डॉट, ये एक्स डॉट, ये चीज़ आ गई, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, F इज इक्वल टू है एम एक्स डबल डॉट, और यहाँ पे एक्स डबल डॉट जो है वो किस चीज़ को, एक्सेलरेशन को। तो जनाब अगर ये देखिए, अगर सिंगल एक्सेल है तो वो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर करता है, और डिस्प्लेसमेंट, और अगर एक्स डॉट जो है वो एक्स डॉट वो उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, और एक्स डबल डॉट जो है वो हम यहाँ पे नोट कर देते हैं इक्वल टू होता है हमारे एक्सेलरेशन के, किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के। तो
तो x डिस्प्लेसमेंट के बराबर आपने देखा, x डॉट वेलोसिटी के और x एक्सेलरेशन के। तो आपने देखा कि हमने सिंबल से इसको किस तरह डिनोट किया। तो अब f जो फार्मूला है एफ ए इज इक्वल टू वो इक्वल टू एम डॉट एक्स ए के। अब हम देखते हैं कि ये सूरत हाल आगे कैसे बनती है। तो अब जनाब आपने ये देखा पिछली स्लाइड में कि यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स के बराबर, एफ इसके बराबर ही है और एफ जो है वो आपका एम डॉट एक्स के बराबर ही है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। तो जनाब m इज इक्वल टू है के एक्स के, क्योंकि f इज इक्वल टू था के एक्स के और f इज इक्वल टू था एम एक्स के। ये दोनों हमारे पास बन गया, ये भी f के बराबर है, ये भी f के बराबर है। अब जनाब आप ऐसा कीजिए, x को तो इधर रहने दीजिए और x डॉट को उधर ले जाइए। तो x डॉट आपका एक्सेलरेशन है वो बराबर आपका आ गया किसके, माइनस के ओवर एम एक्स के बराबर, क्योंकि अब आपको पता है के ओवर एम ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये मकदार जो है ये कांस्टेंट है। तो क्या हुआ, एक्चुअली ये जो हमारे पास a जो है वो प्रोपोर्शनल है, a प्रोपोर्शनल x को, आपका a ये है, ये आपका a है। तो a प्रोपोर्शनल x फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन राइट एज, हम क्या करेंगे अब अबव इक्वेशन को हम लिख सकते हैं कि x प्लस के प्लस एम एक्स प्लस इज इक्वल टू 0, सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास, क्योंकि अब बड़ी क्लासों में इसको ड्राइव करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव, और जो ओमेगा है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ओमेगा हम किसके बराबर लिखते हैं, वो है के प्लस एम अंडर रूट के। तो सोल्यूशन ऑफ दिस, और ये हमारे पास एक क्वाड्रेट इक्वेशन बन गई और इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए कास ओमेगा टी प्लस थीटा। तो अब हमने एक इक्वेशन यहां से ड्राइव कर ली। अब वेलोसिटी कैन बी फाइंड डिफरेंट, अगर हम इसकी यहां पे हम इसकी डिफरेंशिएशन लें और जो वेलोसिटी है वो हमारी आ जाएगी किसके बराबर, v इज इक्वल टू ए माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंशियल फॉर्म और ये एक्सेलरेशन की डिफरेंशियल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपने देखे कि हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, और डेरिवेटिव मैं आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपकी बुक ये इट्स ए बियॉन्ड योर बुक। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग, तो हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मास स्प्रिंग सिस्टम, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन ए बॉडी इज वाइब्रेटिंग, जब एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, यहाँ पे ये आपके पास बॉडी है, जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे ऊपर नीचे, मैंने बॉडी इज वाइब्रेट, इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन चेंज विद द टाइम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा मीन पोजीशन विद द टाइम। द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताया द वैल्यू ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम लेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आप पहली क्लास में पढ़ रहे थे, किसी भी एक स्टेज पे हम जो है इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ले रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से ये लेके ये हमारे पास आ गया, यहाँ से लेके ये हमने देखा तो ये हमारे पास एक पीरियड आ गया। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा पीरियड, फिर उसके बाद यहाँ पे -y सेकंड पीरियड, फिर थर्ड पीरियड, और इस तरह हम जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। तो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज ए एम्पलीट्यूड। तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। हम दोबारा सिमुलेशन की तरफ जाते हैं। तो हमने देखें कि अगर हम इस स्प्रिंग को मैं इसको यूं समझ लीजिए, अगर मैं इस स्प्रिंग को जितना ये मैक्सिमम जो फासला तय करता है, ये देखिए यहाँ से लेकर, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड जनाब। यहां से लेके आपने देखा कि यहां से लेके ये जो फासला इसने तय किया ये मैक्सिमम, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये क्या है इसका एम्पलीट्यूड। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ। यहां पे ये फासला यहां से लेके यहां तक। तो अभी आपको पता चल गया कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या चीज़ है, उसका कंसेप्ट क्या है। हम दोबारा अपनी सिमुलेशन पे चलते हैं और यहाँ पे आप देखते हैं कि इफ वाइब्रेशन मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इन ए मोशन। तो वाइब्रेशन जो है वो वन कंप्लीट, वाइब्रेशन मीन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इन मोशन। तो जो बॉडी ने एक पूरा ट्रिप ले लिया वो हम कहेंगे कि ये इसका, जैसे मिसाल देखिए मैं यहाँ पे इसको रोक देता हूँ। तो आप हम क्या करते हैं कि यहाँ से यूं समझ लीजिए कि मैं इसको यहाँ पे ले आया। अब क्या होगा, मैं इसको देखिए अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा गया यहाँ तक, फिर वापस आएगा और यहाँ तक जो है इसने एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। दोबारा फिर देखिएगा, अब स्प्रिंग ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसने क्या किया, एक वाइब्रेशन मुकम्मल की। तो अभी आपको पता चल गया होगा अभी समय कि वाइब्रेशन क्या है। जब ये स्प्रिंग कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है तो इसको वाइब्रेशन इसकी होगी। वाइब्रेशन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और वो टाइम जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए लगे उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। जो एक, तो इसको अब देखिए यहाँ पे अब देखिए कि जब ये मैंने इस मास को उठा के यहाँ पे ले आया, यूं समझ लीजिए कि ये मास यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ तो अब ये नीचे की तरफ आना यहाँ तक, और फिर जब वापस उस पॉइंट पे जाएगा तो ये जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, क्योंकि एक वाइब्रेशन में ये टाइम जो है वो लगा। इसके साथ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इसका, और इसका जो फार्मूला है टाइम का हमारे पास, टाइम पीरियड्स का, वो है हमारे पास T इज इक्वल टू पाई, क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन है, और M अंडर के और M डिवाइडेड बाय के। ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हमने ये हमारे इस फार्मूले की मदद से हमने टाइम पीरियड इसका मालूम कर सकते हैं। और अगर हमने वाइब्रेशन मालूम करनी है तो इसको 1 ओवर कर दीजिए। इसके बाद द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इस साइकिल इज कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो साइकिल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल मुकम्मल हुए। द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, एक साइकिल के अंदर कितने एक साइकिल मुकम्मल हुए। इस साइकिल इज ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस साइकिल इज ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो जब एक पूरा ट्रिप लग जाए तो उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम नोट करेंगे F इज इक्वल टू 1 ओवर टी, और दूसरे लफ्ज़ों में आप कहेंगे कि F इज इक्वल टू है 1 ओवर, आप यूं समझ लीजिए कि ये टी की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, टी 2 पाई M ओवर के। दूसरे लफ्ज़ों में F आपका आ जाएगा हमारे पास, ये F आप हमारा आ गया 2 पाई के अंडर रूट और M। इफ T is a time period of body executing SM
एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज, तो जो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको कुछ हम इस तरह, तो ओमेगा आपको पता है कि 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू है वो हमारे पास ओमेगा। अब आपको पता है कि 1/t जो है कैपिटल टी, 1/t ये f के बराबर है। तो जनाब यहाँ ये जो t है 1/t, इसको 1 कर लें और ये 1/t जो है ना इसको f के बराबर पुट की, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया ओमेगा बराबर हमारे पास आ गया किसके, ओमेगा हमारे बराबर आ गया हमारे w इज इक्वल टू एफ पी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 पाई, ये पाई एंड एफ, ये एफ के बराबर आ गया। ये हमारे पास इसका फार्मूला मौजूद है किसका, W इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब फेज एंगल, अब हम देखते हैं कि फेज एंगल, द एंगल, अब एंगल क्या है यहाँ पे, अब देखिए द थीटा इज इक्वल टू किसके, ओमेगा टी, which specify the displacement as well as the direction of the point executing simple harmonic motion is a phase angle। तो इसको हम कहते हैं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, फेज एंगल। क्या कहते हैं, फेज एंगल। तो अभी आपके ज़हन में आ गया कि फेज एंगल क्या चीज है। अब जनरल इक्वेशन जो हम इसकी बनाते हैं वो है एक्स टी इज इक्वल टू ए कास 2 पाई एफ, ये हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन बन जाएगी। एफ एक्स टी इज इक्वल टू ए कास 2 पाई एफ टी प्लस फाइव इसमें, तो यहाँ पे एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन में, और एफ क्या है यहाँ पे, एफ ये फ्रीक्वेंसी। इसके बाद टी जो है स्मॉल टी ये टाइम, और उसके बाद फाई जो है, ये फाई हमारे पास है यहाँ पे क्या चीज, फेज एंगल। इसको क्या कहेंगे, फेज एंगल। इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0, द फेज एंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 पाई के। तो आप जानते हैं इफ देर इज नो डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम टी, अगर टाइम टी हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 लें तो आपको पता है कास फाई इज इक्वल, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू लेंगे तो हमारे पाई इज इक्वल टू, ये पाई जो है वो हमारी बराबर आ जाएगी किसके, सॉरी इसके बाद फेज एंगल जो फाई है वो हमारे पास आ गई पाई ओवर 2। तो ये हमारे पास इसकी एक जनरल इक्वेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आपने देखा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके ये आ गया टी और 4, यानी चौथा हिस्सा यहाँ तक, ये आपका हाफ टी 2 और ये 3t4 और यहाँ पे ये 4। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे हमारे देखा कि ये एक साइकिल मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे पहले स्प्रिंग x इक्वल नॉट x इसके बराबर आ गया। फिर आप वेलोसिटी का ले लीजिए और वेलोसिटी में भी यहाँ पे ये एक साइकिल ये हमने पूरा मुकम्मल हो गया। इसी तरह हम एक्सेलरेशन को लेते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ से और यहाँ पे ये हमने देखा कि ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिगर में आप देख रहे हैं कि f इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन, और x को हम 0 लेंगे, फिर v को 0 लेंगे और x को a के बराबर लेंगे क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे चला जाएगा ये, और उसके बाद ये नेगेटिव फॉर्म, और ये यहाँ पे इसकी जो x इज इक्वल टू नेगेटिव एंड p एंड एक्स, तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करें तो इसको हम कहते हैं ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस इसकी। तो जी तलबा आपने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है
और आपने ये भी देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कैसे अमल करती है, और हमने कोशिश की कि आपको इस सिमुलेशन की मदद से इसको एक्सप्लेन कर सकें और आपको बता सकें। थैंक यू वेरी मच।